आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां एक बात हमें बार बार सुनने को मिलती है कि ये एशियन सेंचुरी है और इस सेंचुरी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा ऊपर जाती हुई चाइना रहेगी। कहा जाता है कि चाइना की ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी, उसकी इकोनॉमी हमेशा फैलती रहेगी और पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स उसी के आसपास शेप लेगी। लेकिन अगर हम शोर से थोड़ा हटकर फैक्ट्स और ट्रेंड्स को ध्यान से देखें तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। मेरा आर्ग्यूमेंट यह है कि 2020 का दशक शायद वही मोड़ है जहां चाइना का ऐतिहासिक राइज सिर्फ स्लो नहीं हो रहा बल्कि कई मामलों में रिवर्स होना शुरू हो चुका है। और ये बदलाव सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को बदल रहा है। आज की ये चर्चा 3 बड़े हिस्सों में बंटी हुई है। पहला, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ का रिवर्स होना। दूसरा, दुनिया के लिए चाइना हैंगओवर की शुरुआत। और तीसरा, एक पीकिंग पावर के रूप में चाइना का रिस्पॉन्स, जो इतिहास में अक्सर खतरनाक साबित हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की इकोनॉमी की। अक्सर लोग कहते हैं कि चाइना बस थोड़ी स्लो हो रही है, लेकिन अभी भी आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले चाइना की इकोनॉमी को देखें तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखता है। चाइना की इकोनॉमी अब अमेरिका के मुकाबले सिकुड़ रही है और ये डेटा खुद चाइनीज गवर्नमेंट के आंकड़ों पर आधारित है, जो आमतौर पर ग्रोथ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। जब हम गवर्नमेंट डेटा से हटकर ऑब्जेक्टिव मेजर्स देखते हैं, जैसे सैटेलाइट से दिखने वाली नाइट टाइम इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, फ्रेट मूवमेंट और इंडस्ट्रियल आउटपुट, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इन वैकल्पिक अनुमानों के हिसाब से चाइना की इकोनॉमी असल में ऑफिशियल नंबर से लगभग 20% छोटी है। अब ग्रोथ सिर्फ साइज से नहीं आती, प्रोडक्टिविटी से आती है। किसी भी देश की इकोनॉमी 3 तरीकों से बढ़ सकती है: ज्यादा वर्कर्स जोड़कर, ज्यादा पैसा खर्च करके या ज्यादा एफिशिएंट बनकर। चाइना के केस में पिछले 1 दशक से प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नेगेटिव रही है, सिवाय 2021 के, जब जीरो कोविड के बाद टेम्पररी रीओपनिंग हुई थी। इसका मतलब यह है कि चाइना हर साल पहले से कम एफिशिएंट बनती जा रही है। इसी का नतीजा हमें कैपिटल आउटपुट रेशियो में दिखता है। आज चाइना को हर एक यूनिट जीडीपी ग्रोथ पैदा करने के लिए पहले से कई गुना ज्यादा पैसा झोंकना पड़ रहा है। जब खर्च बढ़ता है और आउटपुट घटता है तो नेचुरल रिजल्ट होता है डेट का विस्फोट। आज चाइना का कुल डेट लेवल कई विकसित देशों से भी आगे निकल चुका है और अभी तक कोई क्लियर ब्रेक नहीं दिखता। अगर आपने हाल के वर्षों में चाइना की यात्रा की हो या वहां रहने वाले लोगों से बात की हो तो एक बात कॉमन सुनाई देती है, एक तरह की सोशल मलाइज। ये वही समाज नहीं है जो 10 या 15 साल पहले था। पब्लिक ओपिनियन सर्वे दिखाते हैं कि पहली बार एक पूरी जनरेशन के बाद बड़ी संख्या में चाइनीज सिटीजन्स मानते हैं कि उनकी लाइफ हर साल बेहतर नहीं बल्कि खराब हो रही है। ये ट्रेंड लाइन फ्लैट जनरेशन में भी दिखता है। ऐसे युवा जो अच्छी एजुकेशन के बावजूद वैसी जॉब्स नहीं पा रहे जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। कैपिटल फ्लाइट बढ़ रही है। अमीर परिवार अपने बच्चों और पैसे को देश से बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे इंडिकेटर्स मिलकर बताते हैं कि चाइना की इकोनॉमी के अंदर कुछ गड़बड़ है। अक्सर ये कहा जाता है कि चाइना का स्लोडाउन तो पहले से तय था, लेकिन बहुत लोग ये भी मानते हैं कि चाइना का हमेशा ऊपर जाना नॉर्मल था। असल में सच्चाई इसका उल्टा है। हिस्ट्री के हिसाब से चाइना का तेज उभार एक्सेप्शन था, नियम नहीं। ये कुछ खास अस्थायी टेलविंड्स की वजह से हुआ था और अब वही टेलविंड्स हेडविंड्स बन चुके हैं। इनमें से पहला बड़ा फैक्टर था सिक्योरिटी। पिछले 40 सालों में चाइना की जियोपॉलिटिकल पोजीशन अपने मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे सुरक्षित स्थिति में थी, जबकि रियलिटी यह है कि चाइना एक बेहद मुश्किल पड़ोस में स्थित है, 19 देशों से घिरा हुआ, जिनमें से कई या तो पावरफुल है या अनस्टेबल या दोनों। अगर हिस्ट्री देखें तो 1939 की ओपियम वॉर से लेकर 1949 तक चाइना लगभग लगातार टूटता रहा। इंपीरियल पावर्स, सिविल वॉर्स और अंदरूनी अराजकता के कारण 1949 के बाद भी कोरियन वॉर के चलते वो सीधे अमेरिका का दुश्मन बन गया। फिर सोवियत यूनियन से भी रिश्ते बिगड़ गए और 1960 तक चाइना दोनों सुपर पावर से अलग थलग पड़ चुका था। ये सब बदलता है 1971 में, जब अमेरिका के साथ ओपनिंग होती है। अचानक चाइना को एक सुपर पावर का सिक्योरिटी कवर मिलता है। अमेरिका न सिर्फ सोवियत यूनियन को चाइना पर हमला न करने की चेतावनी देता है, बल्कि चाइना को वेस्टर्न मार्केट्स में एंट्री भी दिलाता है। यही वो समय था जब हाइपर ग्लोबलाइजेशन शुरू हो रही थी और चाइना ने इस वेव को पूरी तरह राइड किया। यही वो फाउंडेशन था
जिस पर चाइना का वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बनना संभव हुआ। लेकिन अब वही सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बदल रहा है, और यही कहानी का अगला ज्यादा गंभीर हिस्सा है, जिस पर हम अगले पार्ट में बात करेंगे। हमने देखा कि कैसे चाइना का इकोनॉमिक राइज कोई परमानेंट कहानी नहीं था, बल्कि कुछ खास कंडीशंस का रिजल्ट था। अब इस पार्ट में हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिन्होंने चाइना को ऊपर उठाया, और अब वही फैक्टर्स किस तरह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनते जा रहे हैं। साथ ही यही से शुरू होती है वो चीज जिसे हम चाइना हैंगओवर कह सकते हैं, जिसका असर सिर्फ चाइना पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। चाइना के राइज का दूसरा बड़ा पिलर था रिलेटिवली फंक्शनल गवर्नेंस। 1976 में माओ की मौत के बाद चाइना के लीडर्स ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने तय किया कि अब कंटिन्यूअस पॉलिटिकल कैओस और आइडियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे। कल्चरल रेवोल्यूशन ने देश को इतना नुकसान पहुंचाया था कि पार्टी के अंदर भी ये समझ आ गई थी कि अगर इकोनॉमी को चलाना है तो लोकल लेवल पर रिजल्ट्स को रिवॉर्ड करना पड़ेगा। इसी दौर में चाइना ने एक अजीब लेकिन असरदार मॉडल अपनाया। पूरी तरह फ्री मार्केट नहीं, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी नहीं। लोकल ऑफिशियल्स को यह कहा गया, अगर तुम्हारे इलाके में ग्रोथ आती है, जॉब्स बनती हैं और टैक्स कलेक्शन बढ़ता है तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में छोटे छोटे लेवल पर इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो गए। दिलचस्प बात यह है कि खुद कल्चरल रेवोल्यूशन ने स्टेट प्लानिंग मशीनरी को इतना कमजोर कर दिया था कि आम लोग थोड़ी बहुत आजादी से ट्रेड और प्रोडक्शन करने लगे। किसान, छोटे व्यापारी, लोकल इंडस्ट्रीज, सबने मिलकर एक तरह का क्वाजी प्राइवेट सिस्टम खड़ा कर दिया। बाद में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे रोकने की बजाय धीरे धीरे एक्सेप्ट करना और एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन यही मॉडल आज उल्टा काम कर रहा है। आज चाइना में डिसीजन मेकिंग फिर से सेंट्रलाइज होती जा रही है। लो लेवल ऑफिशियल्स अब रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि एंटी करप्शन ड्राइव का मतलब सिर्फ करप्शन रोकना नहीं, बल्कि किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट को सस्पेक्ट बनाना भी है। नतीजा, इनिशिएटिव मर रहा है और सिस्टम जड़ होता जा रहा है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे पावरफुल फैक्टर पर, डेमोग्राफी। पिछले 35 सालों में चाइना को जो डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला वो इंसानी इतिहास में शायद सबसे बड़ा था। एक समय ऐसा था जब हर एक बुजुर्ग रिटायरी को सपोर्ट करने के लिए 10 से 15 वर्कर्स मौजूद थे। ये ग्लोबल एवरेज से 2 से 3 गुना ज्यादा था। इसका बैकग्राउंड भी उतना ही यूनिक है। एक 950S और 60S में माओ के अंडर चाइना ने पॉपुलेशन बढ़ाने को नेशनल प्रोजेक्ट बना लिया। नतीजा, 3 दशकों में आबादी लगभग 80% बढ़ गई। लेकिन फिर अचानक एक 970S के आखिर में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी गई। इस अजीब कॉम्बिनेशन ने एक विशाल वर्किंग एज जनरेशन पैदा की, जिसके पास ना तो ज्यादा बुजुर्ग थे संभालने के लिए और ना ही ज्यादा बच्चे। डेमोग्राफर्स मानते हैं कि सिर्फ यही फैक्टर चाइना की लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कम से कम 25% एक्सप्लेन करता है। लेकिन अब यही बबल फूट रहा है। वही जनरेशन अब रिटायर हो रही है और उसे सपोर्ट करने के लिए एक छोटी सी वन चाइल्ड जनरेशन बची है। अगले 10 सालों में चाइना 70 मिलियन से ज्यादा वर्किंग एज एडल्ट्स खो देगा और 130 मिलियन से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स जोड़ देगा। इसे अगर आसान भाषा में कहें तो ये ऐसा है जैसे देश से एक पूरा फ्रांस जितने वर्कर्स निकल जाए और बदले में एक पूरा जापान जितने पेंशनर्स जुड़ जाए, और वो भी सिर्फ एक दशक में। वर्कर टू रिटायरी रेशियो जो कभी 15:01 था, 2030S के आखिर तक गिरकर 2:01 होने वाला है। इसका मतलब यह है कि टैक्स बेस सिकुड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी का बोझ बढ़ेगा और ग्रोथ अपने आप दबाव में आ जाएगी। अब चौथे फैक्टर की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। चाइना का ग्रोथ मॉडल लंबे समय तक इसलिए सस्ता रहा क्योंकि उसके पास पानी, खाना और एनर्जी की रिलेटिवली आसान उपलब्धता थी। फैक्ट्रियां लगाओ, कच्चा माल इस्तेमाल करो और एक्सपोर्ट करो, सब कुछ लो कॉस्ट था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। चाइना की लगभग आधी नदियां या तो सूख चुकी है या इतनी प्रदूषित है कि इस्तेमाल के लायक नहीं रही। 60% ग्राउंड वाटर इतना जहरीला है कि चाइनीज गवर्नमेंट खुद कहती है कि वो ह्यूमन कांटेक्ट के लिए भी अनफिट है। बीजिंग में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता लगभग सऊदी अरब जैसी है। एनर्जी में भी यही कहानी है। चाइना अपने ज्यादातर एक्सप्लॉइटेबल ऑयल और कोयले का इस्तेमाल कर चुका है। आज वो दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टर है। खाने के मामले में भी चाइना अब खुद को फीड नहीं कर पा रहा क्योंकि आधी खेती योग्य जमीन या तो पॉल्यूटेड हो चुकी है या रेगिस्तान बन गई है। इन सब का सीधा असर ये है कि आज चाइना में हर एक यूनिट जीडीपी पैदा करना 2000S के मुकाबले लगभग 3 गुना महंगा हो चुका है और ये कॉस्ट अभी भी बढ़ रही है। अब यहीं से शुरू होता है चाइना हैंगओवर।
जब चाइना तेजी से बढ़ रहा था तो दुनिया भर की इकोनॉमीज ने अपनी किस्मत चाइना से बांध ली। एक्सपोर्ट्स, कमोडिटी प्राइसेस, लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ चाइना के इर्द गिर्द घूम रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे चाइना स्लो हो रहा है, वही इंजन जो दुनिया को ऊपर खींच रहा था अब नीचे की तरफ दबाव डालने लगा है। और इसका असर हम अगले पार्ट में डिटेल में देखेंगे, जहां बात होगी ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड और उन देशों की जो अब खुलकर चाइना को ब्लेम करना शुरू कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि चाइना की इकोनॉमी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जमा हो चुकी हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली असर तब दिखता है जब किसी देश की स्लोडाउन उसकी सीमाओं से बाहर निकलकर बाकी दुनिया को हिट करने लगती है। और यही वो स्टेज है जहां हम चाइना हैंगओवर को ग्लोबल लेवल पर महसूस कर रहे हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं 2000 के दौर में। उस समय चाइना डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा था। हर साल नई फैक्ट्रियां, नई रोड्स, नए सिटीज और एक ऐसा कंज्यूमर मार्केट जो मानो कभी भरने वाला ही नहीं था। उस समय चाइना सिर्फ एक देश नहीं था, वो एक ग्लोबल डिमांड मशीन बन चुका था। सोयाबीन हो, ऑयल हो, गैस हो, मशीन टूल्स हो, कंप्यूटर चिप्स हो या फार्मास्यूटिकल्स, दुनिया में जो भी बनता था चाइना उसे खरीद रहा था। इसी वजह से कई देशों के लिए चाइना मार्केट गोल्ड माइन बन गया। एक्सपोर्ट्स बढ़े, कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़े और सरकारों को लगा कि यह रिश्ता कभी टूटेगा ही नहीं। इसी दौर में मैगजीन्स और थिंक टैंक्स ने यह मापने के लिए इंडेक्स बनाए कि कौन सा देश चाइना पर कितना डिपेंडेंट है। इसे कई जगह साइनो डिपेंडेंसी कहा गया। जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, फ्रांस जैसे बड़े और एडवांस देश भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का 10% या उससे ज्यादा हिस्सा सीधे या परोक्ष रूप से चाइना से जोड़ चुके थे। कमोडिटी प्रोड्यूसर देशों के लिए यह दौर और भी फायदेमंद था। चाइना की भूख ने ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस को ऊपर धकेल दिया। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सऊदी अरब, रूस ऐसे देश जो सीधे चाइना से ट्रेड करते थे या नहीं भी करते थे, फिर भी हाई प्राइसेस की वजह से फायदा उठा रहे थे। खासकर रूस के लिए चाइना का उभार एक तरह से लाइफलाइन बन गया था। लेकिन चाइना सिर्फ खरीद नहीं रहा था, वो पैसा भी बांट रहा था। जैसे जैसे उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े, उसने दुनिया भर में लोन देना शुरू किया। रोड्स, ब्रिजेज, पोर्ट्स, टेलीकॉम नेटवर्क्स, पावर प्लांट्स, अफ्रीका से लेकर साउथ एशिया तक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा हिस्सा चाइनीज फाइनेंस और चाइनीज कंपनियों से बन रहा था। कई देशों के लिए ये एक ट्रिपल बेनिफिट था। पहला, एक विशाल मार्केट जहां वे अपना सामान बेच सकते थे। दूसरा, आसानी से मिलने वाला फाइनेंस। और तीसरा, तेजी से काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनियां। लेकिन ये पूरा मॉडल अब टूट रहा है। आज चाइना पहले जितना नहीं खरीद रहा, उसकी इंपोर्ट्स उसकी खुद की स्लो होती इकोनॉमी के मुकाबले भी गिर रही है। इसका सीधा असर उसके ट्रेड पार्टनर्स पर पड़ रहा है। हाल के सालों में साउथ कोरिया की एक्सपोर्ट्स चाइना को लगभग 20% गिर चुकी है, जर्मनी की करीब 9%। और कमोडिटी प्रोड्यूसर देश भी अब प्रेशर महसूस कर रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक चाइना की ग्रोथ में हर 1% की गिरावट उसके मेजर ट्रेड पार्टनर्स की ग्रोथ को भी लगभग उतना ही नीचे खींचती है। यही असली हैंगओवर है, जब पार्टी खत्म हो जाती है लेकिन उसका असर देर तक रहता है। अब दूसरा झटका आता है फाइनेंस की तरफ से। चाइना अब पहले की तरह लोन नहीं दे रहा, उसे खुद अपनी इकोनॉमी में कैश चाहिए। और जो पुराने लोन दिए गए थे उन पर अब वो सख्ती से रिपेमेंट मांग रहा है। डेट रिलीफ देने की बजाय वो ब्याज के साथ पैसा वापस चाहता है। इसका नतीजा ये हुआ कि कई देश डेट डिस्ट्रेस में फंस गए। वेनेजुएला, लाओस, जाम्बिया, पाकिस्तान, ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। इन देशों ने चाइनीज लोन के भरोसे बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, लेकिन अब जब ग्रोथ स्लो हो गई और लोन रिन्यू नहीं हो रहे, तो बजट बैलेंस करना मुश्किल हो गया है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अपनी स्लो होती इकोनॉमी को बचाने के लिए चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भारी सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। नतीजा, चाइनीज कंपनियां सस्ते प्रोडक्ट्स के साथ ग्लोबल मार्केट्स में उतर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, बैटरीज, स्टील, कई इंडस्ट्रीज में चाइनीज एक्सपोर्ट्स इतनी सस्ती हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स टिक नहीं पा रहे। इससे कई देशों के साथ चाइना का ट्रेड डेफिसिट तेजी से बढ़ा है। तो अब कई इकोनॉमीज 3 तरफ से हिट हो रही है। 1, चाइना उनका सामान कम खरीद रहा है। 2, चाइना अब लोन नहीं दे रहा। 3, चाइनीज इंपोर्ट्स उनके लोकल इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्वाभाविक है कि इससे चाइना के लिए इंटरनेशनल गुडविल घट रही है। 2000 के मुकाबले आज चाइना की ग्लोबल फेवेबिलिटी आधी से भी कम रह गई है। कई जगह एंटी चाइना सेंटिमेंट उस लेवल पर पहुंच गया है
जो 1989 के तीनमिन के बाद देखा गया था। पहले देश चाइना को खुश रखने की कोशिश करते थे, मार्केट एक्सेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। आज वही देश चाइना को एक इकोनॉमिक और कुछ मामलों में सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखने लगे हैं। और यही वो पॉइंट है जहां कहानी खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जब किसी देश की इकोनॉमी स्लो होती है और बाहर से दबाव बढ़ता है तो सवाल उठता है, वो देश रिएक्ट कैसे करेगा। इसी सवाल का जवाब हम अगले और आखिरी पार्ट में ढूंढेंगे, जहां बात होगी पीकिंग पावर सिंड्रोम, मिलिट्री बिल्डअप और ये कि आने वाले साल क्यों सबसे ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि चाइना की ग्रोथ स्लो हो रही है या नहीं, असली सवाल ये है कि इस दबाव में चाइना क्या करेगा। हिस्ट्री हमें बताती है कि जब कोई देश लंबे समय तक ऊपर जाता है, ताकत, पैसा और कॉन्फिडेंस जमा करता है और फिर अचानक उसे लगता है कि उसका बेस्ट टाइम निकल रहा है, तो वो फेज सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे देशों को पॉलिटिकल साइंस में पीकिंग पावर कहा जाता है। पीकिंग पावर आमतौर पर शांति से पीछे नहीं हटते, वे अपने एम्बिशंस को कम नहीं करते, बल्कि अक्सर इसके उलट होता है। वे अंदर से ज्यादा सख्त हो जाते हैं और बाहर की तरफ ज्यादा आक्रामक। अगर हम आज के चाइना को देखें तो 3 पैटर्न साफ दिखाई देते हैं: डोमेस्टिक रिप्रेशन, इकोनॉमिक लेवरेज की नई स्ट्रैटेजी और एक बहुत तेज मिलिट्री बिल्डअप। सबसे पहले डोमेस्टिक साइड की बात करते हैं। आज का चाइना पहले से कहीं ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। पावर एक ही लीडर के आसपास घूम रही है। प्रोपेगेंडा में एक तरह की पर्सनैलिटी कल्ट दिखाई देती है, जहां ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि माओ के अंडर चाइना खड़ा हुआ, डेंग शियाओपिंग के अंडर अमीर हुआ और अब शी जिनपिंग के अंडर महान बनेगा। इसके साथ ही हाइपर नेशनलिज्म को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये सिर्फ हम महान हैं वाला नेशनलिज्म नहीं है, बल्कि ये आइडिया कि विदेशी ताकतों ने चाइना को नीचा दिखाया, अपमानित किया और अब उसका बदला लिया जाना चाहिए। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन जैसे टर्म्स को स्कूल्स, मीडिया और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में बार बार दोहराया जा रहा है। एथनिक माइनॉरिटीज पर भी कंट्रोल लगातार बढ़ा है। री एजुकेशन कैंप्स, मास सर्विलांस, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज का टूटना, ये सब एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जहां स्टेट किसी भी तरह की डाइवर्सिटी या डिसेंट को रिस्क के रूप में देखती है। अब आते हैं इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी पर। जब ग्रोथ तेज होती है तब देश इकोनॉमिक गाजर दिखाकर दूसरों को साथ जोड़ते हैं, लेकिन जब ग्रोथ स्लो होती है तब वही देश इकोनॉमिक डंडा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। चाइना अब तेजी से उन सेक्टर्स पर फोकस कर रहा है जिन्हें वो चोक पॉइंट्स मानता है, ऐसी चीजें जिनके बिना बाकी दुनिया नहीं चल सकती, चाहे वो रेयर अर्थ्स हो, मेडिकल पीपीई हो, बैटरी टेक्नोलॉजी हो, सेमीकंडक्टर्स हो या साउथ चाइना सी जैसे स्ट्रैटेजिक रूट्स। चाइना इन पर कंट्रोल बनाकर लेवरेज हासिल करना चाहता है। इसके साथ ही इकोनॉमिक कोएर्शन भी बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड ओरिजिन पर सवाल उठाया तो उस पर ट्रेड प्रेशर डाला गया। ये एक सिग्नल था, अगर पॉलिटिक्स पसंद नहीं आई तो इकोनॉमी से सजा मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे चिंताजनक फैक्टर है मिलिट्री। चाइना इस समय दुनिया का सबसे बड़ा पीस टाइम मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। नाजी जर्मनी के बाद शायद सबसे बड़ा। वॉरशिप्स, मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स, सब कुछ तेजी से बढ़ रहा है। ऑफिशियली चाइना कहता है कि वो करीब $230 बिलियन सालाना डिफेंस पर खर्च करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट एनालिसिस बताते हैं कि रियल नंबर इससे 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकता है। और फर्क सिर्फ बजट का नहीं है, आप रिजल्ट्स अपनी आंखों से देख सकते हैं। शिपयार्ड से निकलते नए जहाज, न्यूक्लियर आर्सनल का डबल होना और लगातार ज्यादा एग्रेसिव मिलिट्री एक्सरसाइज। ताइवान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले चाइना को उम्मीद थी कि ट्रेड, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के जरिए ताइवान धीरे धीरे मेनलैंड के करीब आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जवाब में ताइवान स्ट्रेट में दशकों की सबसे बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस देखी जा रही है। इतना ही नहीं, चाइना ने रेगिस्तान में ताइवान और अमेरिकी मिलिट्री बेस के फुल स्केल मॉडल तक बना लिए हैं, ताकि उन पर प्रैक्टिस स्ट्राइक्स की जा सके। ये सिंबलिक नहीं, बहुत सीधा मैसेज है। साउथ चाइना सी में भी यही ट्रेंड दिखता है। नेवल और मैरिटाइम मिलिशिया की एक्टिविटी तेजी से बढ़ी है। फिलीपींस जैसे देशों के साथ वाटर कैनन, लेजर और फिजिकल टकराव अब आम होते जा रहे हैं। इंडिया बॉर्डर पर भी हमने पिछले कुछ सालों में घातक झड़पें देखी है। इसके अलावा चाइना अब अकेले नहीं खेल रहा, वो दूसरे ऑटोक्रेटिक पावर्स के साथ पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया। इसे पूरी तरह एक्सिस कहना शायद ज्यादा होगा, लेकिन ये एक ऐसा नेटवर्क जरूर है जहां सभी को फायदा दिखता है। रूस को टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है, चाइना को मिलिट्री नॉलेज और एक डिस्ट्रैक्टेड वेस्ट मिलता है। ये स्ट्रैटेजी एक्सटर्नल बैलेंसिंग कहलाती है, मतलब दूसरों के जरिए अपने दुश्मनों पर दबाव बनाना। अब बड़ा सवाल, क्या ये सब वॉर की तरफ ले जाएगा
हिस्ट्री कहती है कि ग्रेट पावर राइवलरीज अक्सर शांति से खत्म नहीं होती। 200 सालों में ऐसी 27 बड़ी राइवलरीज हुई है और ज्यादातर तब खत्म हुई जब एक साइड ने कम्पीट करने की क्षमता ही खो दी, अक्सर वॉर के बाद। हालांकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आने वाले 10-20 सालों में चाइना की इकोनॉमिक लिमिट्स इतनी टाइट हो जाए कि वो इस लेवल की मिलिट्री और ग्लोबल एक्सपेंशन सस्टेन न कर पाए। उस पॉइंट पर शायद एक नया ग्रैंड बार्गेन संभव हो, जहां एम्बिशन के बदले इकोनॉमिक एक्सेस और स्टेबिलिटी मिले। फिलहाल हम शायद एक लंबे कोल्ड वॉर फेज में हैं। अच्छी खबर यह है कि कोल्ड वॉर हॉट वॉर में बदले बिना भी चल सकता है और कभी कभी ऐसी राइवलरीज से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और नए सॉल्यूशंस भी निकलते हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि हम इस साइकिल के सबसे खतरनाक हिस्से में हैं। अगर हम इस दशक को बिना किसी बड़े टकराव के पार कर पाए तो आगे की तस्वीर शायद थोड़ी बेहतर हो सकती है। अगर आपको यह पूरा एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो, अगर आपको ऐसे डीप, फैक्ट बेस्ड और लॉन्ग फॉर्म जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए डीप डाइव के साथ। धन्यवाद।